कल दूसरे चरण का चुनाव है। निष्पक्ष हो, शांतिपूर्ण हो और लोग अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर पाएं। बेरोजगारी जो सबसे बड़ी विकराल समस्या है, उसके मुद्दे पे चुनाव हो, कल का भी और आने वाले चरणों का भी। संविधान की सुरक्षा के मुद्दे पे चुनाव हो, कल का भी और आने वाले चरणों का भी। देश में जो आय की असमानता है, जिससे गरीबी और मुफलिसी बढ़ रही है, उसके मद्देनजर चुनाव हो। ये चुनाव के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इससे पहले कि मैं दो चार बातें आपके समक्ष रखूं, उसके बाद आप कोई भी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, राजद और महागठबंधन सवाल लेने में पीछे नहीं हटता है। हम उनमें से नहीं हैं जो कहेंगे कि सवाल नहीं लेंगे, हर सवाल लेंगे और उसका माकूल संतुष्टि वाला उत्तर देंगे। महत्वपूर्ण ये है कि ये चुनाव एक ऐसा चुनाव बन गया है लोगों के जेहन में। जब लोग वोट देने जाएंगे तो उन्हें ये तय करना होगा कि इसके बाद वो वोट दे पाएंगे या नहीं। इस चुनाव के बाद भी कोई चुनाव होगा या नहीं, इस बात का फैसला है। आप सब ने देखा है कि सूरत में जो हुआ, सूरत में सारे कैंडिडेट्स भय और प्रलोभन के बाद खाली करवा दिए गए। बिना सूरत की जनता की भागीदारी के, उनकी इच्छा के एक सांसद मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया। चंडीगढ़ मेयर का इलेक्शन उसकी बानगी थी और जिसको आप सब लोगों ने, क्योंकि आप सब किसी भी चैनल के हो, किसी भी यूट्यूब चैनल के हो, आप सबको पता है कि ये लोकतंत्र के लिए कितना घातक है कि चुनाव के नतीजे बिना लोगों की भागीदारी के हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं, देश भर में इस बात का संदेश गया है, जिसको हमारे नेता तेजस्वी जी ने भी एम्प्लीफाई किया। इसके बाद चुनाव होगा या नहीं, ये छोटी मोटी शिकायतों का चुनाव नहीं है, ये नगर पालिका का चुनाव नहीं है। यहां हर कौम, हर जाति को देखना है कि ऐसी खता एक लम्हे में ना हो जिसकी वजह से सदियां रिग्रेट करते रहे, पश्चाताप करती रहे, फिर पश्चाताप से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, लालू जी और महागठबंधन के सभी लोग कह रहे हैं, इसकी रक्षा का चुनाव। यह है भारत का संविधान। आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर देख रहे हैं, एक महज व्यक्ति नहीं थे। इस संविधान ने हमें एक इंक्लूसिव आइन दिया, इस संविधान ने हमें अधिकार दिए, इस संविधान ने प्रावधान ऐसे बनाया कि देश समावेशी विकास की ओर अग्रसर हो सके। इसलिए संविधान किनको खटक रहा है? यह संविधान उन आंखों को खटक रहा है जो संघ के विधान में यकीन करते हैं, और वो संघ का विधान है नागपुरिया विधान, जिनका हेडक्वार्टर नागपुर में। कितनी बातें करूं, कई दफा आपके माध्यम से कहा, गोलवलकर, उनकी लिखी किताब, उनका संविधान के प्रति विरोध, और प्रधानमंत्री जी सफाई देते फिर रहे हैं कि संविधान हम नहीं बदलेंगे। उपकार कर रहे हैं क्या आप? उपकार नहीं कर रहे हैं। अगर इसके दायरे को कुंद करने की कोशिश की, भले आप सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर लें, आप खारिज कर दिए जाएंगे। जनता के मन से आप यूं भी उतर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आपसे क्या अपेक्षा भाई? आप बताएंगे कि मेरा मॉडल है जैसे युवाओं को रोजगार मिले। आपने कभी प्रधानमंत्री जी की जुबान से रोजगार की बात सुनी? मेरा मॉडल है, ये कहते आप कि देश की महिलाओं को, जैसे हम कह रहे हैं, तेजस्वी जी ने कहा कि रक्षाबंधन के दिन से 1 लाख रुपए सालाना, ये हम उपकार नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन उपकार की भाषा नहीं बोलता, क्योंकि हमारी भाषा और भाव इस किताब से निकले हैं। इस किताब से निकली भाषा और भाव के लिए प्रधानमंत्री के अंदर कोई जगह नहीं। असमान आय, गरीबी की बात करें तो कहें ये लोग देशद्रोही हैं,
देश को तोड़ना चाहते हैं। कमाल के हैं आप प्रधानमंत्री जी, न्याय की बात करना देशद्रोह है तो हम आए हैं। अगर आर्थिक असमानता को दूर करना देशद्रोह है तो तेजस्वी जी देशद्रोही है। बेरोजगार युवकों को नौकरी की गारंटी देना अगर देशद्रोह है इस संविधान से निकाल करके, तो हाँ देशद्रोही है। परिवर्तन पत्र हम लेके आए, हमने बड़ी आसमानी बातें नहीं की। हमें पता है मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा मेरी व्यक्तिगत आस्था की चीज है, लेकिन चुनाव थाली पे होगा। तो तेजस्वी जी ने कहा कि जैसे 17 साल बनाम 17 महीने बिहार के अंदर हो गया है, उसी तरह इन 17 महीने के मॉडल के आधार पर हम पूरे देश में 1 करोड़ नौकरी की व्यवस्था करेंगे, जिसकी शुरुआत लाल किले पे भाषण के बाद हो जाएगी। आप बिहार आते हैं, देश में कहीं जाते हैं, आप इन मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते? चुनाव तो इन मुद्दों पे होते हैं ना। 52 से लेकर के 14 तक का चुनाव आप खुद 14 में चुन के आए थे। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष। ये तो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम नहीं है। अगर ऐसा कानून बने कि मैनिफेस्टो में किए गए वादे से पलटने वाले व्यक्ति की सदस्यता ले ली जाए, तो प्रधानमंत्री जी की सदस्यता सबसे पहले। बड़े बड़े वादे लेकिन जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं। तो आपके माध्यम से सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं, हम टिके हुए हैं। 2 ही 3 मुद्दे हैं, नौकरी, रोजगार, आर्थिक सबलीकरण, जातिगत जनगणना, आरक्षण का दायरा। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है प्रधानमंत्री जी, कुछ चल नहीं पा रहा है। प्रधानमंत्री जी की जुबान फिसल रही है। बताइए, देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अटल जी तक, मनमोहन सिंह जी, इंदिरा जी, वीपी सिंह, देवेगौड़ा, किसी ने उस प्रकार की जुबान नहीं बोली। क्या मुंह दिखाएंगे हम? कभी तो मूल्यांकन होगा आपका। एक देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री भी आए जिनको युवाओं के रोजगार से मतलब नहीं था, जिनको महिलाओं के सबलीकरण से मतलब नहीं था, जिनको दलितों पिछड़ों के जो हक हैं इस किताब के माध्यम से, उससे कोई मतलब नहीं था। एक ऐसा व्यक्ति जो वो क्या कहते हैं ना, एक शेर है, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। सलीकेदार झूठ की श्रृंखला का कॉपीराइट है तो प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी, आप देश के चुनाव में मुद्दों को गौण करने वाले पहले प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। मछली, मटन सब दिख रहा है, लेकिन आपको मछली की आंख नहीं दिख रही है जो तेजस्वी जी दिख रहे हैं। वो है युवाओं के लिए नौकरी। और इसलिए आपके लाभ करने के बावजूद आप बिहार के किसी कोने में जाइए, आप पूछिए नौकरी मतलब, बच्चा भी जिसको नौकरी अभी नहीं चाहिए वो कहता है तेजस्वी। इसका तो आप मुकाबला करिए, कहिए कि हम तेजस्वी से ज्यादा नौकरी देते, हम ज्यादा बेहतर विकल्प देंगे, कहिए ही नहीं, कुछ ब्लूप्रिंट भी दीजिए जैसा हमने दिया। तो हमारा सीधे तौर पे कहना कि बिहार हो या पूरे देश हो, प्रथम चरण में प्रधानमंत्री जी को जोर का झटका धीरे से लग चुका है। दूसरे चरण का भी उनको आभास है। मैं इतना ही चाहूंगा कि चरणों से जो दस्तक मिल रही है प्रधानमंत्री जी, तो अपने चरणों को ऐसे बिठाइए जहां मुद्दे पर और जमीन पे आपके पांव, तभी हम समझेंगे कि आपका जमीन ये कह रहा है। बाकी साथियों, एक जो बहुत महत्वपूर्ण मसला वो ये कि जब हम आकलन करते हैं देश के चुनाव का, इसके नतीजों का, तो सबसे बड़ी बात जो आती है, और मैं फिर दोहरा रहा हूं, देश के लोगों को खास तौर पर दलितों, पिछड़ों, अकलियत और अक्सरियत के भी एक बड़े हिस्से को डर है। इस बार वोट डालने के बाद क्या हम फिर से वोट डाल पाएंगे? सूरत का नजरिया यही कहता है कि प्रधानमंत्री जी को ऐसा नतीजा चाहिए जो बिना चुनाव के सर्टिफिकेट मिले। वो कब होगा? जब आप संविधान और आइन को खत्म कर देंगे और तय कर देंगे कि सिर्फ मोदी जी का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा और वही जीतेगा। हम आप खारिज हो जाएंगे, हमारी अक्सरियत
खारिज हो जाएंगे, अकलियत के सरोकार खारिज हो जाएंगे, फिर बचेगा क्या? शून्य बटा सन्नाटा, सिफर। और ये इस देश के लिए, हमारी रवायतों के लिए, हमारी गंगा जमुनी तहजीब के लिए उचित नहीं है। साथियों, फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोगों के पास बार बार इसलिए आते हैं कि आप भी एम्पलीफाई करिए। मैं यकीन के साथ कहता हूं, आपको आज लग रहा होगा कि अतिरेक है। आप देखिए कि चुनावों में नैरेटिव को कैसे दबा दिया जाता है। नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए। महंगाई मुद्दा होना चाहिए। 500 रुपए में सिलेंडर की बात हो रही है, यहां 1400 रुपए सिलेंडर, 1500, 1200, कैसे चलेगी? घरेलू अर्थशास्त्र। तो हम आपसे कोई मदद नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं जनता के बीच ये मुद्दे जाएं, क्योंकि जनता के बीच में ये मुद्दे ऑलरेडी घर कर गए हैं। लोगों को लग रहा है कि इसके बाद अगर अगला चुनाव नहीं हुआ तो आप में और पुतिन के रशियन मॉडल में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अब मुद्दे की बात ही नहीं कर पाएंगे, ना ये माइक रह पाएगा, ना ये कैमरा रह पाएगा, ना ये संवाद हो पाएगा, क्योंकि लोग कहेंगे राजा तेरे सुबह की जय, राजा तेरे शाम की जय। ऐसी ही चीजें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पसंद है। आप एक एक लोगों की जुबान देख लीजिए, मोदी जी हों, नड्डा जी हों, अमित शाह जी हों, और बिहार बीजेपी की तो खैर बात ही ना कीजिए। इनके पास आप एक पॉजिटिव एजेंडा मुझे बता दीजिए, एक पॉजिटिव एजेंडा जो नौकरी, रोजगार, महंगाई, संविधान की बात करता हो। इनका एजेंडा क्या है? नफरत फैलाओ, नफरत की फसल उगाओ, नफरत की फसल में झुलसा दो लोगों को, नफरत की आग में आप सबके बीच में एक एक दीवार खड़ी कर दो। तो आपको जरूरत है किसी राजनीति की जो दीवार गिरा दे, नफरत मिटा दे, मोहब्बत का पैगाम दे, नौकरी और रोजगार और आर्थिक सबलीकरण, सामाजिक आर्थिक न्याय के मुद्दों से रंच मात्र भी विचलन ना हो। इसलिए कल भी एक फेर चुनाव है। मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये चुनाव आम चुनाव पहले की तरह का नहीं है, ये खास चुनाव है। और वो खास चुनाव है जहां अकलियत हो या अक्सरियत, उन सबको एक संदेश देना है कि मोदी जी बस अब बहुत हुआ, अब हम अपनी थाली को देखेंगे, पड़ोस के सौहार्द को देखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं देखेंगे। हमें सूरत मॉडल ऑफ इलेक्शन नहीं चाहिए जहां चुनाव हुआ ही नहीं, लोग अपने घरों से नहीं निकले बेचारे, बूथ तक नहीं गए, उनके ऊपर एक उम्मीदवार आपने थपवा दिया, क्योंकि आपके पास पैसों की बहुत बड़ी ताकत है। आपके पास ऐसी ताकत है कि आप मुख्यमंत्री को जेल भेजते हो, आपके ऐसी ताकत है कि आप तेजस्वी जैसे जो आपको चैलेंज करते हैं उनको जेल भेजने की जुगत में लगे हुए हो। तो मैं इसे ना कहूंगा कि रथ का पहिया मुड़ता है, चीजें मुड़ रही है, पलट रही है, और जब पलटेंगी आप भी सद में आएंगे। सावधान रहिए। जय हिंद। आपके जो भी सवाल हो, एक मिनट आप सभा करेंगे, आप जिन बातों का उल्लेख कर रहे हैं क्या उम्मीद करते हैं किसकी बात? देखिए, मैं एक बात कहूँ, अगर हम तो कई प्रधानमंत्रियों के विपक्ष में भी रहे, लेकिन हमारे जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो नाउम्मीदें इतनी दे चुके हैं, अब उम्मीद को भी उनसे उम्मीद नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, जब वो 14 में आए थे, आप सब मुझे बताइए सबसे बड़ा उनका कमिटमेंट क्या था? 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष, 15-15 लाख रुपए काले धन के सहार खाते में। लोगों ने हुमच के वोट दिया, प्रधानमंत्री जी चुप हो गए। अब आप देखिए, पहले चरण के बाद प्रधानमंत्री की जब आईबी रिपोर्ट मिली है, उनकी जुबान को क्या हो गया? वो भूल गए पुलवामा में कितने मंगलसूत्र दबा दिए गए, वो भूल गए कि हमारे देश की, हमारे जवानों की शहादत हुई, फूल मालाएं चढ़ाई गई। उन परिवारों को देखा, क्या उन परिवारों को रिपोर्ट का इंतजार नहीं है? जो सतपाल मलिक जी कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी अब देश के बड़े नेता, आपसे उम्मीद है कि आप असत्य ना बोले,
व्हाट्सएप फॉरवर्ड को आप ज्ञान न समझने लगे। व्हाट्सएप में बहुत कूड़ा कचरा है। प्रधानमंत्री जी कूड़ा कचरा के बीच में यथार्थ को पिक करने की कला विकसित करें। अगर आप वो कर लेंगे, अगली बार आप प्रधानमंत्री बने ना बने, कम से कम आपकी गलतियां लोग बिसरा देंगे। आप भी संविधान की बात कर रहे हैं, आप भी संविधान की बात कर रहे हैं और वो भी संविधान की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि संविधान को कोई खतरा नहीं है, आप लोग गुमराह कर रहे हैं। सूरत क्या हुआ था, सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, देखिए संविधान कागज का टुकड़ा नहीं है, ये जिंदा दस्तावेज है। और ये जिंदा दस्तावेज इस बात की तस्दीक करता है, ये है तो हम हैं, ये है तो अक़लियत है, ये है तो अक्सरियत है, ये है तो दलित है, ये है तो पिछड़ा है, ये है तो अत्यंत पिछड़ा है, ये है तो हम आप सब हैं। तो हम कह रहे हैं तो एविडेंस के साथ कह रहे हैं, और जब वो कहते हैं तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाले बात है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि संविधान में कोई खतरा नहीं होगा, संविधान नहीं बदला जाएगा, संविधान में संशोधन होता है, वो बदला नहीं जाता। मैं एक बात कहूँ, संशोधन और बदलाव का अंतर पता है, प्रधानमंत्री जी को नहीं पता होगा, मुझे पता है। मुझे इस बात का यकीन है कि प्रधानमंत्री जी ने आद्यो पांत इस किताब को कभी नहीं पढ़ा। इस किताब को जो व्यक्ति पढ़ लेगा ना, वो बौद्ध हो जाएगा, ज्ञान आ जाएगा उसको। इस किताब पे हाथ रख लेना, इसको चूम लेना अलग बात है। कई दफा क्या होता है ना कि किसी चीज के कत्ल करने से पहले आप उसको चूम लेते हैं, अच्छी नजर से बनाते हैं, लेकिन अंततः आप तो कहे जाएंगे कातिल है, क्योंकि इसकी रवायतों को तिल तिल क्षण क्षण मरते हुए हमने देखा और तिल तिल क्षण क्षण मरते हुए देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री चुनाव के मुद्दे कहाँ ले जा रहे हैं? क्यों नहीं नौकरी को कोई बोल रहा? क्यों नहीं आप लोग पूछ रहे? रोजगार को क्यों नहीं बोल रहे हैं? सामाजिक सुरक्षा पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? ओल्ड एज पेंशन पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसलिए कि बोलती बंद है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, उस दल के सबसे बड़े अध्यक्ष जिसे उम्मीद किस बात की होती है? आप तकसीम के बाद भी कोई चुनाव ऐसा नहीं हुआ, पार्टीशन के बाद, जो चुनाव में आप तब्दील करना चाह रहे हैं। और यकीन मानिए आपकी पूरी की पूरी राजनीति खत्म हो चुकी है। जब आप इन मुद्दों पे आ गए ना, जिन मुद्दों से हमारे अवाम का की थाली का कोई ताल्लुक नहीं है, इसका मतलब आप हार चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे थे कि जेपी नड्डा आए हैं तो ब्रीफकेस लेके आए हैं बिहार, लेकिन कुछ दिन पहले ही जो बीमा भारती के पीए हैं वो 10 लाख रुपए लेके पकड़े गए। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, तहकीकात का इंतजार करिए कि क्या होता है। जिनके करोड़ों नहीं पकड़े जा रहे हैं और इनमें रखवा दिया जा रहा है, उन सब हम जान रहे हैं। अभी नहीं बोलेंगे, बहुत बात है बोलने को, क्योंकि देखिए हमारा मंच तो बनता है 20-25 हजार में, चौकी पर चद्दर बिछा करके तेजस्वी जी भाषण देते हैं। कभी अमित शाह जी के, नड्डा जी के, प्रधानमंत्री मोदी जी के सिर्फ मंच की कीमत पूछ लीजिए ना, हमारी आपकी पूरी जिंदगी की कमाई से 2 गुना है। तो ये फर्क है। संसाधन में बहुत आगे हैं हम लोग, लेकिन जनभाग में बहुत पीछे हैं। वो इस तरह की कोशिशें और करेंगे, हमें पता है, मिसलीड करने की कोशिश करेंगे। एक विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में एक कैंडिडेट के पीछे आरएसएस खड़ा है, इस तरह की भी कोशिशें हो रही है। लेकिन हर समाज को पता है इस बार का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें ये किताब बचेगी या खत्म कर दी जाएगी। पूर्णिया में कड़ी टक्कर है, पूर्णिया में कड़ी टक्कर है। मैं एक मिनट देखिए, वो टक्कर दिल्ली पटना में लोगों को लग रहा है। मैं खुद वहां से आया हूँ, हमारे सारे साथी हम लोग वहां थे। एक मिजाज बन चुका है। ये चुनाव, मैं बार बार कह, नगर पालिका का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है 2 धाराओं का। इंडिया जो इस किताब को सीने से लगाए खड़ी, एनडीए जो इस किताब पर कुत्सित नजर बनाए हुए बैठी हुई है। जब 2 धारा का चुनाव होता है ना, तो कई निर्दलीय लड़ते हैं हर जगह। ये बाइपोलर है कंटेस्ट। बाइपोलर कंटेस्ट में हर व्यक्ति को पता है कि उसका एक वोट संसद के चरित्र को बदलेगा और इस किताब को
बचा ले जाएगा। जी अगर माहौल बना हुआ है, एक मिनट, मैं आपके सवाल 3 ले चुका हूँ। जेपी नड्डा कल आए तो उन्होंने कहा है कि जिस कांग्रेस को मुक्त करने के लिए लालू यादव ने अपने बेटे का नाम ईशा भारती रखा था, उसके गोद में आज बैठे हुए। मैं देखिए चक्कर यही नहीं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड से जो लोग अपना भाषण चुनते हैं उनसे गलतियां होती हैं। क्यों विरोध में थे कांग्रेस के अधिनायकवाद, इंदिरा जी के व्यक्ति के रूप में विरोध में नहीं थे। और अगर आज जेपी आ जाते ना तो मोदी जी के साथ लोक कल्याण मार्ग के सामने आमरण अनशन पर बैठते, कहते नरेंद्र मोदी जी तुम अधिनायक हो, तुम इस देश की रवायत को, इस संविधान को, गंगा जमनी तहजीब को खत्म कर रहे हैं। नड्डा जी अगर अपने दिल पे हाथ रखते हैं तो उनकी पार्टी में लोकतंत्र कैसे कुचला गया है उसकी जिंदा दस्तावेज कुछ विजुअल है। मुझे भी देख के अफसोस हुआ कि नड्डा जी को कैसे कैमरा जी ने पीछे कर दिया। थैंक यू वेरी मच। ललन बाबू के खिलाफ लगातार प्रधानमंत्री बोलते थे, अब उन्हीं के लिए प्रचार करने आ रहे हैं। कल बात कर लेंगे। नहीं देखिए नहीं होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मनोज जी, चौधरी जी, विजय चौधरी जी कह रहे हैं कि अपने घोषणा पत्र पर ये लोग गंभीर नहीं है, उन्होंने कहा। एक मिनट सत्य विजय चौधरी एक मिनट, ये हमारा और कांग्रेस के न्याय पत्र डीएमके के मैनिफेस्टो में एक बार विजय चौधरी जी हो सकता है पढ़ने लिखने की आदत छूट गई हो, थोड़ा पढ़ ले। नंबर 1, नंबर 2, ये मैनिफेस्टो तो हमारा विधानसभा का इतने कमाल का था ना, सरकार हमारी नहीं बना दी, आपने जुगाड़ कर लिया 8-10 सीट का। और जब आपकी पार्टी को तोड़ा जा रहा था तो 17 महीने के लिए आए, उसी मैनिफेस्टो को लागू करवाया, उसी मुख्यमंत्री के हाथ से दस्तखत हुए जो मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को कहते थे कहां से नौकरी लाएगा, कहां से पैसा लाएगा। नीयत का सवाल है, नीयत से नीति बनती है, नीयत नहीं है तो नीतियां खराब होंगी।